लोकसभा इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी को इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, तो वहीं रमजान में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ सियासी लीडरों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा आम इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें होंगी इलेक्शन एक्सप्रेस में शामिल। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाले इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको करते हैं बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात और नतायज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी तारीखों में जुटी हुई हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं। लोकसभा इंतखाबात में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जाएंगे। पहला मरहला 11 अप्रैल, 20 रियासतें, 91 सीटें। दूसरा मरहला 18 अप्रैल, 13 रियासतें, 97 सीटें। तीसरा मरहला 23 अप्रैल, 14 रियासतें, 115 सीटें। चौथा मरहला 29 अप्रैल, 9 रियासतें, 71 सीटें। पांचवा मरहला 6 अप्रैल, 7 रियासतें, 91 सीटें। छठा मरहला 12 मई, 7 रियासतें, 59 सीटें। सातवां मरहला 19 मई, 8 रियासतें, 59 सीटें। किस रियासत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, मगरबी बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, आसाम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 6, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, दादर और नागर हवेली में 1, दमन और दीव में 1। 20 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में एक ही मरहले में इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर में 5 मरहले में लोकसभा के इंतखाबात होंगे। यूपी, बिहार और बंगाल में 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। इंतखाबी जंग के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान। लोकसभा इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे। सभी मराकिज पर वीवीपैट का इस्तेमाल होगा और 23 मई को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलानात क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर लगी होगी। ईवीएम सरगर्मी की जीपीएस तकनीक होगी। लोकसभा इंतखाबात में पहली मर्तबा वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होगा। 11 मुतबादिल शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
वहीं इस मरतबा आम इंतखाबात में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। मुल्क में पहली बार तमाम पोलिंग बूथ्स पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे वोटर्स को ये मालूम हो जाएगा कि वोटिंग सही उम्मीदवार को हुई है या नहीं। इस मरतबा का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और अपोजिशन जमातों के लिए काफी अहम है, बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। मुल्क में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार तमाम पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there's a photograph of the candidate also, so that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी तरफ से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। पहले कुछ खास बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे मुल्क में तमाम बूथों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई सतह पर सिक्योरिटी होगी। तमाम पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे और वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके अलावा इस बार के इंतखाबात में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवार को अपना पैन नंबर देकर गुज़िश्ता 5 सालों की आमदनी का ब्यौरा देना होगा। अगर कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी भी खत्म की जा सकती है। पहले के इंतखाबात में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। जाहिर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाए गए इन कदमों से लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ने इस बार हर शहरी को ऑब्जर्वर बना दिया है। चुनावी प्रोसेस पर सवाल ना उठे, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। क्या है ये सी विजिल ऐप, देखिए इस रिपोर्ट में। बार आप भी करेंगे इंतखाबात की निगरानी। इलेक्शन कमीशन ने दी हर शहरी को जिम्मेदारी। जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। इंतखाबात को गैर जानिबदाराना कराने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबात चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर असेंबली के लिए, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। आम इंतखाबात 2014 के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इन सवालों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतजाम होगा और इन सब से हटकर मुल्क में तकरीबन 40 करोड़ स्मार्टफोन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। C-Vigil is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान खुफिया रख सकते हैं या फिर उजागर भी कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सी विजिल ऐप गैर जानिबदाराना चुनाव कराने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी न्यूज़। मुल्क में सबसे ज्यादा पार्लिमानी सीटों वाली रियासत उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे। 11 अप्रैल से इंतखाबी मरहला शुरू होगा और 19 मई तक चलेगा। नतीजे 23 मई को आएंगे। यूपी की कुल 80 सीटों पर इस बार 7 मरहलों में वोटिंग होगी। 18 मार्च से 25 मार्च तक पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी होगी और 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में 19 से 26 मार्च तक पर्चा नामजदगी होगी और 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे मरहले में 28 मार्च से 4 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चौथे मरहले में 2 से 9 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। पांचवें मरहले में 10 से 18 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 6 मई को वोटिंग होगी। छठे मरहले में 16 से 23 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 12 मई को हक रायदही का इस्तेमाल किया जाएगा।
7वें मरहले में 22 से 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे और 19 मई को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी की एंट्री से यहां का सियासी मंजरनामा बदल सा गया है। अब मकामी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को फूलपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट रिवायती तौर से कांग्रेस की सीट रही है। यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित नुमाइंदगी कर चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात ना कराने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो दलील दी जा रही है इसमें कोई वजन नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं थे तो पार्लिमानी इंतखाबात कैसे कराए जा रहे हैं। एनसी सदर श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से इंतखाबात लड़ेंगे। इन्होंने दावा किया है कि जब भी रियासत में असेंबली चुनाव होंगे जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी और उमर अब्दुल्ला रियासत के नए वजीर आला होंगे। कई चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, जमात इस्लामी पे हमला, कि जमात इस्लामी को चुप करा सकें या उनके हक में वोट दिलाएं। मौलवी उमर फारूक को एनआईए का बुलावा दिल्ली, कि उस पर जोर दिया जाए और दबाव डाला जाए उस पर कि वो इनकी तरफ वोट दे। ये सब चीजें हमें दिखाती हैं कि इनका मकसद यहाँ पे सफा इलेक्शन कराना नहीं है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे माहौल जो रिसेंट पास्ट में रहा उसको नज़र में रखते हुए और पॉलिटिकल पार्टीज से राय लेते हुए, सिक्योरिटी एजेंसी से राय लेते हुए ये फैसला लिया गया। अगर सिक्योरिटी एजेंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन करा सकती है तो उस सिक्योरिटी एजेंसी को किसने कहा नहीं करा सकती? ये जरा बताए इलेक्शन कमीशन। तब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नहीं करने चाहिए। किसको ये उल्लू बना रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपको लगता है कि जो पिछली सरकार में भागीदार रहे वो भी नहीं चाहते थे कि अभी इलेक्शन हो ताकि जो डैमेज कंट्रोल कर सके? ये कुछ भी करें, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीतेगी और बहुमत में आएगी और यहाँ अगली हुकूमत बनाएगी। ये यहाँ पे लोगों को धमकाने और दबाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आएगी। जहाँ तक थर्ड फ्रंट है, ये इन्होंने अपने लिए खड़ा किया है कि थर्ड फ्रंट मुसलमानों के वोट जो है वो डिवाइड कर सके। उनका और कोई काम नहीं है। क्यों थर्ड फ्रंट सिर्फ कश्मीर में है? आप एज चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे कि उमर साहब को ही आगे करेंगे? उमर साहब ही आगे रहेगा, जवान है, मैं तो बूढ़ा हो गया। अब उसका काम है इस रियासत को इन मुश्किलात से निकालना जिसमें ये रियासत पड़ी हुई है। और पार्लिमानी इंतखाबात में आप? मैं हूं, क्योंकि वहां बूढ़े लगते हैं काम करने के लिए। और अब बात रमजान में चुनाव की तारीखों पर हो रही सियासत की। तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी। रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। पहले मतदान करें, बाद में त्योहार मनाएं। 2019 लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ। 7 मराहिल में वोट डाले जाएंगे, जिसमें तकरीबन 1/3 वोट रमजान के महीने में डाले जाएंगे। रमजान में चुनाव की तारीखों पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ सियासी लीडरों का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि मुसलमानों के वोटों को मुतासिर किया जा सके, जबकि कुछ लीडरों का कहना है कि रमजान में मुसलमानों को हक राय दही के इस्तेमाल में कोई तकलीफ नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमजान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए ये डेट्स या रमजान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद
भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। रमजान गर्मी में आ रहा है और रमजान जानबूझ करके रमजान में इन्होंने इलेक्शन किया, ना तो कोई कंपेनिंग करेगा। 6 तारीख से रमजान शुरू हुआ, 12 में जो है दिल्ली का इलेक्शन है, तो जानबूझ करके रमजान में लेकर आए हैं ताकि मुसलमान वोट कम करें। और मैं ये गारंटी के साथ कह दूंगा कि जहां 50-60% मुसलमान वोट डालता था, वहां 25 से 30% मुस्लिम वोट रह जाएगा। इलेक्शन हैज टू बी स्टार्टेड ऑन एज अ पर्टिकुलर डेट। आई मीन यू कांट चेंज दैट। And there's also that before 3rd of June, the new parliament has to be convened. And suppose, as somebody has suggested, they changed. So if they change here, so somewhere else it will be there. Muslims are across the country. So if you change, suppose in Delhi, before Ramzan, so somewhere has to be there. So I think this is not going to be, it's not possible. ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमजान के बारे में क्या मालूम? 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मजलूमों पर रहम करेंगे, सदका निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मुजाहरे करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फारूक अब्दुल्ला के तबसरे, लोकसभा चुनाव की तारीखों और रमजान पर छिड़ी बहस को अफसोसनाक बताया। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे अजीत से इन्होंने खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन तारीखों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई एक सियासी स्टंट है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सियासी हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेना है फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, चुनाव की घोषणा पूरे देश के अंदर हुई है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीएम मोदी के प्रोग्रामों के इंतजार में था। इन्होंने रमजान में इंतखाबात पर भी सवाल उठाए। भी हमारे साथ है बात करने के लिए। राशिद जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की घोषणा अब चुनाव आयोग ने कर दी है, कई सवाल चुनाव आयोग पर भी उठाए जा रहे हैं। रमजान के महीने में वो चुनाव करा रहे हैं, प्लस ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जितनी भी घोषणाएं करनी थी वो कर ली, अब चुनाव आयोग जो है उसके बाद ये घोषणा की है चुनाव की। किस तरह से देखते हैं सर इसे? देखिए, निश्चित तौर से जब मोदी जी सारे लड्डू और रेवड़िए बांट चुके, इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इससे क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठता ही है और देश के लोग ये सवाल ज़रूर उठाएंगे और उठा रहे हैं। और रमज़ान के अंदर यकीनन चाहेंगे लोग कि किसी तरह जो मुस्लिम वोट है, अक़लियत के वोट है, उनकी परसेंटेज कम हो जाए। ये सारे खेल सरकार खेल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं। लोकतंत्र के अंदर अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
अंतिम सवाल है, विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ हो रहे हैं कई राज्यों के। जम्मू कश्मीर जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां चुनाव की घोषणा नहीं की चुनाव आयोग ने, क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा? इलेक्शन कमीशन विचार कर रहा होगा। वहाँ तो 6 सीटें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो 7 सीटों का ऐलान कर दिया है। और न सिर्फ लोकसभा इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पार्टियों की सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ा मसला अजीम इत्तेहाद का है, जहां अभी तक सीटों की तकसीम का मामला हल नहीं हुआ। हमारे पटना नुमाइंदे महफूज आलम ने आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की। तारीखों का ऐलान हो गया है और उसी के साथ बिहार में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। बिहार में कहें तो अक़लियती आबादी और ख़ास तौर से अक़लियती तंजीमों ने अक़लियतों को आबादी के तनासुब से टिकट देने का मुतालबा किया है और काफ़ी दिनों से मुहिम भी चला रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के काफ़ी सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी साहब, क्या माना जाए इस बार जो है क्या आबादी के एतबार से अक़लियतों को टिकट में हिस्सेदारी मिलेगी? अक्सर ये सवाल जो है बना रह जाता है और पार्टियाँ जो है फरामोश कर देती है। देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो समझिए जीवन मरण का इलेक्शन है। इस वजह से कि कुछ पार्टी के द्वारा जो सियासत की गई है, नफ़रत की सियासत की गई है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी हुआ है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी इंतज़ार में है और जो हिंदुस्तान का आईन है, संविधान है, उसकी हिफाजत के लिए जो है वो माइनॉरिटी इस बार पूरी दमखम से जो है वोट करेगी। अब रही बात हिस्सेदारी की, तो अब जब हमारा संविधान बचेगा, मुल्क बचेगा, तो चलिए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी खिताब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गए, चाइना के सामने उन्होंने हाथ और मत्था टेका और चाइना से कहा, देखिए आप ढोकलाम को रखिए, हिंदुस्तान में किसी को नहीं बताएंगे, प्रेस वालों को मैं संभालूंगा। बात खत्म, बात खत्म। यह नरेंद्र मोदी जी की रियलिटी है, सच्चाई है। देखो, मैं उनसे गुजरात में लड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लड़ा, कर्नाटक में लड़ा, मैंने बात पहचान ली है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं नहीं हटने वाला, मैं नहीं हटने वाला, क्या करोगे, नरेंद्र मोदी घूम के चला जाता है। बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा डर की विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है। और आप लोग निडर कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो जितना मानना है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया से खिताब कर रहे थे, एक रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और साथ ही साथ आरएसएस की सोच फिक्र को भी आड़े हाथों लिया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। 17वीं लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के सिलसिले में आज थाने जिला कलेक्टर ने अपनी तैयारियों की जानकारी पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले की तीनों लोकसभा सीटों भिवंडी, कल्याण और थाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। साथ ही इस दौरान इलेक्शन राय दहिंदगान की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर और एक ऐप भी जारी किया गया। जिला कलेक्टर के मुताबिक तमाम ईवीएम और इसके साथ वीवीपैट को सख्त निगरानी में रखा गया है। इस दौरान सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एक शोबा तश्कील दिया गया है, जो सोशल मीडिया के जरिए वायरल की जाने वाली खबरों पर नजर रखेगा। उधर कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अयाज खान ने बिदर से टिकट का मुतालबा किया है। टिकट नहीं देने पर अयाज खान के चाहने वालों ने सख्त एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों में से 3 अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की। गौरतलब है कि हल्का लोकसभा बिदर में 4.5 लाख मुस्लिम वोट हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी बिदर से मुसलमान को लोकसभा में उम्मीदवार बनाने को राजी नहीं है।
उधर कर्नाटक में लोकसभा इंतखाबात के लिए 2 मरहले में वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को मैसूर कर्नाटक और साहली कर्नाटक के अजला में वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को मुंबई कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक के अजला में वोटिंग होगी। कर्नाटक में रमजान से कबल अप्रैल के महीने में हो रहे लोकसभा इंतखाबात का मुस्लिम लीडरों, तंजीमों और दानिश्वरों ने खैर मकदम किया है। ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर, नफरत अंगेज बयानात पर काबू पाने, सोशल मीडिया पर नजर रखने जैसे इलेक्शन कमीशन के फैसलों का भी खैर मकदम किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क आप पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा न्यूज चैनल सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। देखिए न्यूज 18 उर्दू 10 पैसे में पूरा महीना, ₹1.20 में पूरे साल। अब हर खबर आपके घर। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।